हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ये लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, जैसे जेके एसएसबी, एनटीए ड्यू के लिए, बिहार लाइब्रेरियन के लिए, केबीएस एनबीएस के लिए, और राजस्थान या अन्य कोई लाइब्रेरियन एग्जाम के मतलब वैकेंसी आती है तो उसके लिए वहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है। तो आपको लाइब्रेरी अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी एग्जाम के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे एनटीए ड्यू या जेके एसएसबी या कोई भी अन्य एग्जाम के लिए, देखिए इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। और ये लेक्चर आपको दो तीन चीज़ों का बारे में बताएगा। जैसे कि पहला है कि आप अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। दूसरा है कि अगर इस टॉपिक से कोई इंडिविजुअली क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उस चीज़ को भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई थ्योरेटिकल पेपर है, अगर उसमें आपसे पूछ दिया जाए डिफाइन द लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कार्ड, तो इस चीज़ से रिलेट करके आप उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू जब करेंगे बाद में, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाने के बाद, तो आपको काफ़ी चीज़ें और सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कैटलॉगिंग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कैटलॉगिंग का आपको दो वर्ड आपको देखने को मिलता होगा। कहीं भी आप कैटलॉगिंग देखेंगे तो कभी आपको ये कैटलॉगिंग का जो ये कैटलॉगिंग लिखा हुआ है CATALOGUING, तो ये आपको कहीं पे दिखने को मिला होगा, लेकिन कई जगह ऐसे भी मिला रहता आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कैटलॉगिंग, तो देखिए ये कैटलॉगिंग ये भी सही है, ये भी सही है। और ये आपके वर्ड जो है दोनों दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग कैटलॉगिंग होता है। लेकिन आप कहेंगे कि ये दोनों क्यों ऐसा किया गया है, कि बहुत सारे ऐसे बुक में या इंटरनेट पे भी ये चीज़ें क्यों डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसलिए है कि जो ये कैटलॉगिंग है ना, ये यूएस का है। मतलब यूएस में आप जाइएगा तो यूएस जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग है ये, और ये आपका ब्रिटिश लैंग्वेज यानी ब्रिटिश इंग्लिश जो है ग्रामर, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो हम लोग ब्रिटिश हमारे देश में चलता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इंटरनेट पर आप सर्च कीजिएगा तो इंटरनेट बताएगा आपको ये चीज़ें सर्च कीजिए, चाहे ये सजेशन में देगा, क्योंकि वहाँ यूएस भी आपको यूएस इंग्लिश आप सेलेक्ट करते हैं, देखते होंगे आप जब भी मोबाइल और कोई भी ब्राउजर खोल रहे हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है इंग्लिश यूएस, मतलब इंग्लिश यूएस का आपको कोस्ट में लिखा रहता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ना, व्हाट इज कैटलॉगिंग। देखिए कैटलॉगिंग आपको देखने को कहाँ मिलेगा। जैसे कैटलॉगिंग पहले तो हम क्यों करते हैं, और फिर हम कि लाइब्रेरी में जो कैटलॉगिंग कार्ड बनता है तो उसका क्या मकसद होता है, और फिर आप कैसे उसे सजा के रखेंगे अपने कैटलॉगिंग कैबिनेट में लाइब्रेरी के अंदर, जिससे यूजर को काफ़ी हेल्प मिलता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कैटलॉगिंग और कैटलॉगिंग दोनों कैटलॉगिंग ही है। कैटलॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मेटा डाटा representing information resources such as book, document, journals, periodicals, magazines, serials, computers, files, e-resources, साउंड रिकॉर्डिंग, मूविंग इमेज etc। यानी देखिए पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बात करें, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैटलॉगिंग जो होता है एक मेटा डाटा बनाने की प्रक्रिया है जो सूचना संसाधनों को दर्शाती है, जैसे किताब, दस्तावेज, पत्रिका, कंप्यूटर फाइल, ई संसाधन, धारावाहिक। धारावाहिक की जगह मतलब आप साउंड रिकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और ध्वनि रिकॉर्डिंग, छवियां आदि। तो बेसिकली ये शब्द आपको देखने को एक मिल रहा है मेटा डाटा। तो मेटा डाटा हम बना रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप लाइब्रेरी में हैं और एक लाइब्रेरी में आपने क्लासिफिकेशन कर लिया है पूरे लाइब्रेरी को, पूरे बुक को आपने एज ए सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसको सजा रखा है लाइब्रेरी में, तो आपको क्या होता है कि जब भी यूजर आता है उसको उस क्लासिफिकेशन पद्धति के बारे में समझ नहीं होती है। जैसे आपने डीडीसी का यूज किया है या सीसी का यूज किया है, कॉलम क्लासिफिकेशन का यूज किया है अपने लाइब्रेरी में, और एक जर्नल यूजर आता है और पुस्तक मांगता है, तो आप उसे नहीं कह सकते कि हमने लाइब्रेरी को क्लासिफिकेशन कर दिया है, आप ढूंढ लो, क्योंकि उसे क्लास नंबर, बुक नंबर ये सब कुछ भी पता नहीं है। तो उस केस में वो पुस्तक को ढूंढ नहीं पाएगा लाइब्रेरी में। ये कहिए कि आप ढूंढ लेंगे। अगर वो कहता है कि मुझे ये पुस्तक चाहिए कोई इंडिविजुअली, तो आप उसको जाके बुक
इजी वे में ढूंढ के ला के दे देंगे, क्योंकि आप एक लाइब्रेरियन हैं, एक स्टाफ अगर है लाइब्रेरी में, तो आपको उस क्लासिफिकेशन पद्धति जो भी स्कीम है क्लासिफिकेशन का, जो भी आपके लाइब्रेरी में यूज हुआ है, यूडीसी हुआ हो, सीसी हुआ हो, डीडीसी हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ है और आप पुस्तक को ढूंढ के बहुत कम समय में आप जो भी यूजर होंगे उनको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इतने अगर कोई लाइब्रेरी है, अगर एक ही टाइम पे 10 यूजर आ जाए और स्टाफ की कमी हो जाए, एक स्टाफ हो, तो उस केस में आप सभी लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जरूरत होती है कैटलॉगिंग कार्ड की, और कैटलॉगिंग कार्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी लाइब्रेरी में। जो यूजर होते हैं और पुस्तक होते हैं उनके बीच के कनेक्शन करने के लिए, मतलब कि जो भी पुस्तक है लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन उसका किया हुआ है और वो बिना स्टाफ का अगर ढूंढना चाहें या पता करना चाहें कि स्टाफ उनके पास नहीं है अगर लाइब्रेरी में, लेकिन फिर भी अगर यूजर पता करना चाहता है कि ये पुस्तक इस लाइब्रेरी में है या नहीं है, तो उस केस में जो यूजर है यानी रीडर है वो पता कर सकता है बिना स्टाफ के हेल्प से कैटलॉगिंग कार्ड देख के। और कैटलॉगिंग कार्ड बहुत तरह के बनाए जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि टाइटल के अकॉर्डिंग, शीर्षक जो भी शीर्षक कहते हैं आप, उसका ऑथर के अकॉर्डिंग, ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये आपको इसलिए बनाया जाता है ताकि यूजर आए और वो देखे कि क्या हमारे लाइब्रेरी में उसको जो भी याद आए, अगर किसी पुस्तक का उसको सिर्फ सिर्फ उसको ये याद आता है कि हमारा जो ऑथर है उसका नाम ये है हमारे पुस्तक का, या याद आता है ये पुस्तक इस ईयर में आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैटलॉगिंग कार्ड में जो भी कैटलॉग कैबिनेट होगा उसमें टाइटल के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग और ऑथर के अकॉर्डिंग आपको सभी कैटलॉगिंग कार्ड बना के रखे होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वो वहाँ चेक करके देख सकता है कि उसका पुस्तक वहाँ पे है या नहीं है, तो इसलिए कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं हम लोग। दूसरी चीज होती है मेटा डेटा। देखिए मेटा डेटा हो सकता है बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो, तो देखिए एक बार और इसे पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कैटलॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मेटा डाटा। तो मेटा डेटा एक तरह का, मतलब कहने का मतलब है कि जो कैटलॉगिंग है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम मेटा डेटा क्रिएट करते हैं। मेटा डाटा किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को, जो भी हमारे लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन रिसोर्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मेटा डेटा क्रिएट करते हैं, और वही मेटा डेटा जो क्रिएट करते हैं उसी को हम कैटलॉगिंग कहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन रिसोर्स कौन कौन से हैं, जैसे पुस्तक है, डॉक्यूमेंट है, जर्नल्स है, ये सब आप समझ गए। लेकिन ये मेटा डेटा क्या होता है, देखिए कभी भी मेटा डेटा काफी सिंपल है। देखिए मेटा डेटा को अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं तो आप कह सकते हैं अ सेट ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा, यानी कि डेटा का एक सेट जो अन्य डेटा के बारे में जानकारी देता है, इसी को हम मेटा डेटा कहते हैं। जैसे कि एक आपके पास पूरी लाइब्रेरी है ये, और इसमें बहुत सारे पुस्तक रखे हुए हैं मान लीजिए, और इस पुस्तक के, तो ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है और ये अपने आप में एक डेटा है कि हमारे पास इतनी पुस्तक है, ये है इस राइटर का है, सब ये अपने आप में एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन है। और अब हमने एक कैटलॉगिंग कार्ड बनाया जिसमें हमने ये ऑथर के अकॉर्डिंग या टाइटल के अकॉर्डिंग या ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमने एक कैटलॉगिंग कार्ड बनाया। तो इस कैटलॉगिंग कार्ड में हमारे इंडिविजुअल सभी पुस्तक का एक एक कैटलॉगिंग कार्ड बनेगा, और वो कार्ड आपको डिफाइन करेगा कि ये पुस्तक कब पब्लिश हुई, कौन इसके राइटर है, उसका क्लास नंबर क्या है, वो आपके और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसमें वो आप दे सकते हैं, उसका टाइटल क्या है, ये सब आपने दे दिया। तो क्या हुआ कि एक बुक है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक है, और उस लाइब्रेरी में एक बुक है और उस बुक का भी हमने एक कार्ड बनाया। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो बुक है अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, और उस इंफॉर्मेशन रिसोर्स का भी हमने एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स बना रहे हैं जिससे हम इस इंफॉर्मेशन रिसोर्स को आसानी से पता लगा सके कि इस लाइब्रेरी में है कि नहीं। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा डेटा यानी एक ऐसा इंफॉर्मेशन यानी सेट ऑफ डेटा को देखिए इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को नॉलेज कहा जाता है। यानी कि जब भी कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज। तो जो कलेक्शन आप कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी पुस्तक के मतलब के बारे में, हो सकता है उसका कितना मोटाई है, कितना पेजेज है, उसमें कौन टाइटल है, क्या टाइटल है उस पुस्तक का, कौन राइटर है, किस ईयर में पब्लिश हुआ। तो ये आप एक कार्ड बना रहे हैं किसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में। ये जो पुस्तक हमने लिया है एक उसके बारे में। तो आप एक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डेटा, एक छोटे से कार्ड में, इसीलिए इसे कहा जाता है अ सेट ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा, यानी कि अदर डाटा के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए इसे
हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अन्य किसी डेटा के बारे में जानकारी देता हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूं, आपके एग्जाम्पल के तौर पे एक पैन कार्ड है, ठीक है आपके पास। तो पैन कार्ड में आपका एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर दिया हुआ है, उसमें जो भी नंबर होता है, मान लीजिए CK TPK ऐसे 51T ऐसा कुछ होता है पैन कार्ड का नंबर। इसी मतलब कि हो सकता है ये अल्फाबेटिकल नंबर आपका अलग हो, सबका अलग अलग होता है। तो ये देखिए, ये भले एक नंबर है, लेकिन ये नंबर आपको किसी और चीज के इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। हो सकता है सिटी के जो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो, इसमें एक आपके फर्स्ट कैपिटल जो भी नाम है उसको रिप्रेजेंट करता हो, एक आपके पिन कोड का रिप्रेजेंटेशन हो। तो इस तरह से इसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनबिल्ड होती है। आप देख लीजिएगा पैन कार्ड का इंडिविजुअली नंबर का क्या क्या मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग उसके अंदर छुपी होती है। तो इसका मतलब एक नंबर तो है, लेकिन ये किसी न किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये भी एक सेट ऑफ डेटा है जो कि आपको आपके आइडेंटिफिकेशन, आप कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस पर्पज से बनाया गया है। ये आपको देखिए P लिखा रहता है तो पर्सनल होता है, अगर इस पे कंपनी का रहेगा तो C लिखा रहेगा। तो इस तरह से ये पहले आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो P है पर्सनल है। तो पहले आपको ये जो आपका पैन कार्ड नंबर है ये डिफाइन कर रहा है कि ये पैन कार्ड किसका है या किसका है नहीं। अगर डिफाइन कर पा रहा है तो ये डिफाइन जरूर कर रहा है कि ये पैन कार्ड जो नंबर है ये किस टाइप के पैन कार्ड नंबर है, इंडिविजुअली है, कंपनी का है, या किस स्टेट से है, किस स्टेट का व्यक्ति का है। तो ये एक तरह का आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन ये एक वो सभी चीजें नहीं लिखा हुआ है जो उसका कोडिंग वर्जन में है। उसी तरह एक हम लोग लाइब्रेरी में जब मेटा डेटा बनाते हैं यानी कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम उस पुस्तक के सभी बारे में लिख देते हैं यहाँ पे, और उसको एक लाइब्रेरी में मतलब कैटलॉग कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट में सजा देते हैं। और यूजर आता है, तो यूजर आने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी लाइब्रेरी के स्टाफ होते हैं उनको एक बार समझा देते हैं कि देखिए जब भी आप आइए लाइब्रेरी में, अगर आपको पुस्तक ढूंढनी है, हालांकि बहुत सारे यूजर तो आप ऑटोमेटिक समझ जाते हैं जो एज ए लाइब्रेरी में हैं या एकेडमिक मतलब से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपने पढ़ाई की हुई है लाइब्रेरी की नहीं भी की हुई है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है और आप लाइब्रेरी में गए हैं कई बार, और लाइब्रेरी में जाने के बाद आपने कई बार वहाँ के लाइब्रेरी में विजिट किया है और आपने पुस्तक अपने से ढूंढ के निकाला है उस कैटलॉगिंग कार्ड से, तो आप पहले से ही एक्सपर्ट हैं। तो आप कॉलेज लेवल से ही एक्सपर्ट है। तो उस हिसाब से जब आप बड़े होंगे, जब कॉलेज से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई पुस्तक लेनी हो किसी लाइब्रेरी में जाकर, तो आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही चीजों को समझ रहे हैं। तो और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको एक बार लाइब्रेरी के जो स्टाफ है अगर वो समझा दे कि देखिए ये कैटलॉगिंग कार्ड है, आपको जब भी पुस्तक लेनी हो और आपको ऑथर याद हो तो आप इस डोर को खोलेंगे, उसके बाद ऐसे बने होते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। ये जैसे ये है कैटलॉगिंग जो कैबिनेट है वो है। तो इस पे मान लीजिए इसमें ही मतलब दोनों तरह से भी खुलता है और ये आपको ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑथर के अकॉर्डिंग या टाइटल के अकॉर्डिंग जो भी होता है, तो आप कहेंगे कि जो अगर आपको ऑथर का नाम याद है तो आप इस को खोलिएगा, इस बॉक्स को, और आपको ऑथर के अकॉर्डिंग, वो भी ऑथर का भी हम लोग सजा कर रखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे जिनका नाम ए से होगा उनको फर्स्ट रखेंगे, फिर बी से होगा, जैसे डिक्शनरी में होता है उस हिसाब से, वो ताकि जल्दी ढूंढ ले। और फिर वो कैटलॉगिंग कार्ड फिर हम वहीं पे लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि यूजर जब भी आएगा वो स्टाफ से नहीं पूछेगा कि ये पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में है कि नहीं, वो सीधे जाएगा कैटलॉगिंग कार्ड में। उसको पता है कि अगर उसका बुक का टाइटल है और टेक्स्ट बुक ऑफ, अगर मान लीजिए टेक्स्ट बुक ऑफ क्लासिफिकेशन मान लीजिए ऐसे ही है उसका, तो वो सीधे जाएगा अपने टाइटल के अकॉर्डिंग। टाइटल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, फर्स्ट लेटर में ए लिखा हुआ है तो ए वाले डोर को खोलेगा, ABCD ऐसे लिखा होगा टाइटल के अकॉर्डिंग अगर बना हुआ है तो फिर वो ए देखेगा, फिर ए के बाद वो देखेगा टी है इसमें, तो ए के बाद टी वाले सेक्शन में जाएगा और उसके बाद वो तुरंत पहचान लेगा कि मेरा ये बुक है या नहीं है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें इतना काफ़ी है समझने के लिए। फिर भी अगर आप डाउट है तो चैट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे जो लोग हैं वो आप ना कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और लाइब्रेरी कैटलॉग इज द लिस्ट ऑफ बुक एज वेल एज other reading material available in a particular library. It enables that user to find out what document is present and where this document may be available in the library. यानी एक लाइब्रेरी कैटलॉग है, पुस्तक की सूची के साथ साथ किसी पुस्तक में उपलब्ध अन्य पाठ्य सामग्री भी है, पुस्तकालय में उपलब्ध अन्य पाठ्य सामग्री भी है। यह उपयोगकर्ता को यह पता लगाने में मदद करता है कि पुस्तक क्या मौजूद है, मतलब पुस्तक लाइब्रेरी में मौजूद है कि नहीं, और यह
पुस्तक लाइब्रेरी में कहाँ पे उपलब्ध है। तो इस वजह से मतलब कि जो भी लाइब्रेरी में पुस्तक मौजूद है या उस लाइब्रेरी में कहाँ पे उपलब्ध है उसकी एक लिस्टिंग है, जो हम कैटलॉग कैबिनेट में हम लोग वहाँ पे जितने भी कैटलॉग कार्ड बनाते हैं तो उस तरह का आपके लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें हैं उन सभी का इंडिविजुअल कैटलॉग कार्ड बनाएंगे तो वो एक तरह का लिस्टिंग है। लेकिन देखिए लिस्टिंग तो बिब्लियोग्राफी में भी होता है, तो फिर अंतर क्या हो गया। तो देखिए बिब्लियोग्राफी है ना, वो क्या होता है कि आपको बुक का उसमें लिस्टिंग होता है तो वो पूरे चीज़ों को कवर करती है। लेकिन जो ये कैटलॉग है ना, लाइब्रेरी कैटलॉग कहने का मतलब तो सिर्फ उसी लाइब्रेरी का, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल उसी लाइब्रेरी के पुस्तक के लिस्टिंग होगी उसमें, ये नहीं कि पूरा जो भी इंडिया में आपका बुक है उसका है। तो यही अंतर है थोड़ा सा बेसिक, और देखते हैं लोग आगे। और देखिए जो भी आप कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं उसमें क्या होता है, आप कुछ पद्धति का यूज करते हैं। जैसे आपने कैटलॉग कार्ड बनाया और आप अपने मन से ही कुछ बना दिए, मतलब आपको लगा ना ये सही है और आपने उस चीज को बना दिया। लेकिन क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड रूल नहीं होने की वजह से अगर आप वहां से चले गए फिर दूसरे लाइब्रेरियन आएंगे तो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से हम जो भी कैटलॉगिंग कार्ड बनाएंगे उसका कुछ पद्धति होगा, कुछ रूल होंगे, कुछ कोड होंगे। तो इसमें हम लोग भारत में मेनली दो तरह का यूज करते हैं। एक तो AACR का यूज किया जाता है जिसमें कहते हैं हम लोग एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, इसका फुल फॉर्म होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। दूसरा होता है CCC, यानी कि जो रंगनाथन जी ने दिया है CCC, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसका यूज करते हैं हम लोग। आजकल ऑनलाइन भी कैटलॉगिंग कार्ड बनने लग गए हैं और उसके लिए आप जाएंगे डिजिटली फॉर्मेट में अवेलेबल है, मार्क है आपको, मार्क, तो इसका भी यूज किया जाता है। और भी है, हम लोग बाद के लेक्चर में देखेंगे पूरा इंडिविजुअली। AACR आपके सिलेबस में है, CCC है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए कैटलॉग कार्ड की मदद से दस्तावेज की आसान पहचान कर सकते हैं, यानी आसानी से पहचान कर सकते हैं, और लाइब्रेरी में दस्तावेज पुस्तकों को जल्दी पहुंच सकते हैं। मतलब जो भी पुस्तक है लाइब्रेरी में वहां तक जल्दी आप पहुंच सकते हैं। And with the help of catalog card, one can easily identify documents and quickly access documents book in library। यानी कि आप लाइब्रेरी में उस जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी पुस्तक चाहिए, उसको लेके आपको मन में ये हो सकता है कि क्या टाइम लगेगा, नहीं, कैटलॉग कार्ड बना लेने से आप इजी वे में उस पुस्तक तक पहुंच सकते हैं। और ये भी आप पता लगा सकते हैं कि जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो भी आपका पुस्तक हो या आप कोई डॉक्यूमेंट हो या मैगजीन, जो भी, वो आपके पास उस लाइब्रेरी में है कि नहीं, आपको मिल सकता है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें आप जल्दी कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, सेव द टाइम ऑफ यूजर, वो आपको इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसीलिए फोर्थ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, फोर्थ लॉ जो लाइब्रेरी साइंस का है रंगनाथन जी का, वो सेटिस्फाई करता है कैटलॉगिंग उसको सेटिस्फाई करता है। और आपको दूसरा भी है, ये भी सेटिस्फाई करता है कि जो भी यूजर है, रीडर है, आपके लाइब्रेरी में आ रहे हैं, तो क्या होता है कि जो भी आए तो उनको अब पूरी लाइब्रेरी में उनको पता नहीं चलेगी कि आपकी उनकी पुस्तक है कि नहीं, उनकी बुक है कि नहीं लाइब्रेरी में। तो इस केस में अगर वो कैटलॉगिंग कार्ड देख के और उनको पता चल जाता है तो ये भी हो सकता है कि एवरी पुस्तक इज हर बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो ये कैटलॉगिंग से भी पॉसिबल है, क्योंकि कैटलॉगिंग रहेगा तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये पुस्तक या बुक है कि नहीं। अगर है तो वो आपको रीडर को मिल जाएगा। तो ये सेकेंड लॉ को भी सेटिस्फाई करा। आगे हम लोग देखेंगे अभी। तीसरा, ऐसा रंगनाथन जी कहते हैं कैटलॉगिंग के बारे में, किसी पुस्तकालय या पुस्तकालय के संग्रह में उपलब्ध प्रलेखों एवं पाठ सामग्री की सूची ही पुस्तकालय सूची है। मतलब कि कैटलॉग का हिंदी होता है सूची। तो आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द SR रंगनाथन, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी और लाइब्रेरी कलेक्शन इन द लाइब्रेरी कैटलॉग। तो लाइब्रेरी कैटलॉग में आपके जो भी लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट बुक है या कुछ भी है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, तो उन सभी का एक तरह का लिस्टिंग है आपके लाइब्रेरी में। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं लोग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द CA कटर। तो CA कटर के अकॉर्डिंग अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक व्हिच इज अरेंज ऑन सम डेफिनिट प्लान। इट इज अ लिस्ट ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी कलेक्शन। यानी कि बेसिकली कैटलॉगिंग क्या है, एक तरह का लिस्ट ऑफ बुक है जो अरेंज किया जाता है एक डेफिनिट प्लान से। और प्लान क्या है, प्लान जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फ्लो करते हैं हम लोग। फिर से टाइटल के अकॉर्डिंग हम अलग जो भी टाइटल के अकॉर्डिंग हम अलग कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, ऑथर के अकॉर्डिंग अलग कार्ड बनाते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम अलग कार्ड बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक डिफिनिट प्लान है।
यानी कि ये प्लान है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और एक तरह से जो भी बुक है लाइब्रेरी में उसका एक कलेक्शन का लिस्टिंग है एक तरह का। तो सीए कटर के अनुसार यह पुस्तकालय कैटलॉग पुस्तक की एक सूची है जिसे कुछ निश्चित योजना पर व्यवस्थित किया जा सकता है। यह पुस्तकालय संग्रह में पुस्तकों की एक सूची है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो कैटलॉग शब्द जो है ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द कैटालोगस से बना हुआ है। तो ये शब्द पूछा गया है एग्जाम में, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कैटालॉग शब्द है वो किस भाषा का है, तो पहले ग्रीक भाषा का है। दूसरा वो किस शब्द से बना है, तो कैटालोगस, याद रखिए कैटालोगस। बेसिकली कैटा का मतलब होता है ना अकॉर्डिंग, अनुसार, और लोगस का मतलब होता है क्रम, यानी कि हम किस क्रम में, मतलब ऑर्डर। अकॉर्डिंग और ऑर्डर दोनों मीनिंग आप याद रखिएगा। यानी केटा का मतलब होता है अकॉर्डिंग, और आपको लोगस का मतलब होता है ऑर्डर। यानी कि जो भी आप ऑर्डर में रखते हैं चीजों को, उसी को ये दर्शाता है। जिसमें केटा का अनुसार का अर्थ अनुसार एवं लोगस का अर्थ क्रम है, केटा लॉगिंग का अर्थ क्रमानुसार है। यानी कि फुल आप देखेंगे कैटालॉगिंग का क्या मीनिंग है, तो वो है अर्थ क्रमानुसार। तो यानी क्रम और अनुसार मिलके क्रमानुसार बनता है यहाँ पे। तो द वर्ड कैटलॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैटालोगस इन व्हिच केटा मीन्स अकॉर्डिंग एंड द लोगस मीन्स ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ कैटलॉगिंग इज इन ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि जो कैटलॉगिंग कैटलॉग कैबिनेट होता है, उसमें हम लोग जो भी कैटलॉग कार्ड आप बनाते हैं वहां पे आप रख देते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कैटलॉग के बारे में, एक बात ध्यान रखिएगा, इजी आइडेंटिफिकेशन एंड क्विक एक्सेस। आप लिख लीजिए नोट में, कैटलॉगिंग इज अ इजी आइडेंटिफिकेशन एंड द क्विक एक्सेस इन द लाइब्रेरी। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, वन लाइन में आपका डिफिनेशन कंप्लीट होगा। और मतलब कि इजी आइडेंटिफिकेशन एंड क्विक एक्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्टडी मटेरियल इन द लाइब्रेरी, आप ऐसे लिख सकते हैं। पुस्तक भी लिख सकते हैं स्टडी मटेरियल की जगह। तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपके, इजी आइडेंटिफिकेशन एंड क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस की हम तुरंत मतलब कि उसे रिट्राइवल कर सके, जो भी लाइब्रेरी में आपके डॉक्यूमेंट या पुस्तक जो भी है स्टडी मटेरियल, उसको हम क्विकली एक्सेस कर सके। मतलब कि रिट्राइवल आपने पढ़ा होगा कि रिट्राइवल में क्या होता है कि हम उसको पुनः प्राप्ति कैसे कर सकते हैं जल्दी और इजी वे में, उसमें हेल्प करता है कैटलॉगिंग। तो इजी आइडेंटिफिकेशन एंड क्विक एक्सेस ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। तो आप इस ये डिफिनेशन भी आप लिख के याद कर सकते हैं। कभी पूछा जाए व्हाट इज कैटलॉगिंग, तो आप कह सकते हैं कैटलॉगिंग इज द प्रोसेस टू क्रिएट द मेटा डाटा फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन एंड क्विक एक्सेस ऑफ द बुक इन द लाइब्रेरी। आप ऐसे आप बोल सकते हैं इंटरव्यू में, आपको 2 लाइन में इंटरव्यू में, और इम्प्रेसिव आपका जो भी होगा, आपका जो डिफिनेशन होगा काफी इम्प्रेसिव होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं लोग सिंगल कैबिनेट, सॉरी लाइब्रेरी कैबिनेट के बारे में हम लोग को देखना है। तो लाइब्रेरी कैबिनेट में क्या होता है कि लाइब्रेरी में रहेगा ना, तो एक ये अलमीरा मतलब बॉक्स टाइप से रहेगा, और आपको दोनों तरह से ओपन होता है। और ये क्या होता है, अगर आप स्टैंडर्ड अब कितना हूँ, मतलब कि ये जो बॉक्स होती है ना, वो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग होती है। अगर बड़ी लाइब्रेरी है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड ही एग्जाम में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड साइज कैटलॉग कैबिनेट का क्या है। तो देखिए 4x6 स्टैंडर्ड साइज है। यानी कि ये आपका जो 4 है, 1 2 3 4, आपका रो में 4 है और कॉलम में 6 है। तो टोटल आपको 24 फ्रंट साइड हो गए। और फिर आपको दोनों साइड खुलता है तो बैक साइड भी 24 हो गए, और टोटल आपको 48 रैक हो गए। तो आपको पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड मतलब अकॉर्डिंग जो भी है वो कैटलॉग कैबिनेट में कितने रैक होते हैं, तो 48 होते हैं स्टैंडर्ड रूप में। अब देखिए क्या होता है कि प्रत्येक मतलब पुस्तक को मैक्सिमम आप 6 जो होता है ना कि आप कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, कैटलॉग कार्ड, वो 6 कैटलॉग कार्ड बना सकते हैं। मतलब एज ए बनाया जाता है 6, जैसे कि टाइटल के अकॉर्डिंग, ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ऑथर के अकॉर्डिंग। तो अगर 6 सभी पुस्तकों के कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, और अगर एक रैक में अगर देखें तो आपको 1000 कार्ड इजी वे में आ जाता है। तो टोटल आपको 48,000 हो गए। अब 48,000 का ओवरऑल मतलब कि कुछ 6 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपको 8,000 पुस्तक एक कैटलॉग कार्ड में, आप मतलब आपकी लाइब्रेरी में 8,000 पुस्तक है, तो आपको एक कैटलॉग कार्ड कैबिनेट आपको खरीदना चाहिए। मतलब कि ये जो अलमीरा टाइप का है, इसे आपको एक खरीदना चाहिए अगर 8,000 आपके लाइब्रेरी में पुस्तक है तो आप हिसाब लगा सकते हैं। तो ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन मैं हिसाब लगा के आपको बता रहा था।
देखिए इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग यानी पुस्तकालय सूची का आंतरिक रूप। तो देखिए ये तो आउटर से दिख रहा है, लेकिन इनर में क्या होता है, उसमें हम लोग कैसे सजाते हैं। तो देखिए एक अल्फाबेटिकल यानी डिक्शनरी कैटलॉग के रूप में सजाते हैं, दूसरा क्लासिफाइड कैटलॉग के रूप में सजाते हैं। तो देखिए क्लासिफाइड कैटलॉग में मतलब हम लोग अल्फाबेटिकल या डिक्शनरी में क्या होगा कि जितने भी हमने कैटलॉग कार्ड बनाया है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे रख देंगे डिक्शनरी के तौर पे। क्लासिफाइड में क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली ऑथर के अकॉर्डिंग, फिर टाइटल के अकॉर्डिंग, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, और इस तरह से हम लोग रखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द कैटलॉग कार्ड आर मेड। कैटलॉग कार्ड किस आधार पर बनाते हैं, तो सबसे कीवर्ड के आधार पर बना सकते हैं, टाइटल के आधार पर बना सकते हैं, ऑथर के आधार पर बना सकते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर बना सकते हैं, ऑथर एंड टाइटल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अदर कैटलॉग कैटेगरी के अनुसार भी आप बना सकते हैं। तो टोटल 6 होते हैं ये, 6 तरह के कैटलॉग कार्ड आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 48,000 अगर कार्ड आप बनाते हैं एक रैक में, अगर 48,000 मतलब कि ईच रैक जो मैंने बताया था उसमें 1,000 कार्ड आप रखते हैं, तो टोटल तो एक कैबिनेट में अगर देखें तो 48,000 रखेगा, क्योंकि 48 रैक है तो आपको 48,000 आपने कार्ड उसमें रख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि तो एक पुस्तक के लिए 6 आपने कार्ड बनाया, तो टोटल कैबिनेट में कितने पुस्तक उसमें एक कैबिनेट में कितने पुस्तक के बारे में हम डेटा बना सकते हैं, रख सकते हैं, तो टोटल 8,000 लगभग है ये डेटा। तो स्टैंडर्ड रूप में आप मान सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। देखिए ये है कैटलॉगिंग कैबिनेट में, मतलब कि कैसे हम लोग, जैसे कि कीवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कीवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑथर लिखा हुआ है या सब्जेक्ट लिखा हुआ है, या ऑथर एंड टाइटल लिखा हुआ है, या अदर कैटेगरी लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें मतलब कि कीवर्ड के अकॉर्डिंग इसमें सभी कैटलॉग कार्ड होगा। इसमें टाइटल के अकॉर्डिंग होगा, जो भी पुस्तक का टाइटल है उस टाइटल में भी अल्फाबेट हम ऑर्डर में रखेंगे। ये नहीं कि टाइटल कोई है तो ऐसे कहीं कहीं रख दिए। और क्या होता है, एक चीज और आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। देखिए ये इमेज है, ठीक है, ये कैटलॉग कार्ड, जैसे कि मान लीजिए टाइटल के अकॉर्डिंग है, तो हमने क्या किया, इधर से ओपन किया, ठीक है, ओपन किया तो क्या होता है, यहाँ पे एक मतलब छेद होता है सभी कैटलॉगिंग कार्ड में। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कैटलॉगिंग कार्ड में देखिए यहाँ पे छेद है एक, तो इसी में हम लोग एक मतलब ऐसे सजा के रखते हैं, और उसको एक मतलब इधर से एक मतलब उसको सभी को, ये होल है ना, इसमें हम लगा देते हैं एक, और सभी जगह मतलब सभी ये फिक्स ऑर्डर में रहे, ये नहीं कि मतलब कि कहीं कहीं ये मिक्स हो जाए इस वजह से। और ये भी अंदर में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है। और एक आपको कैटलॉग कार्ड है, आप देख सकते हैं इसमें सभी डिटेल रहता है। तो यहाँ पे आते हैं लोग, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से ही पूछा जाता है कि कैटलॉग कार्ड का साइज क्या होता है। तो 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर में होता है। अगर आपको अगर इंच में बताना है तो 5 इंटू 3 इंचेज होते हैं। तो आप इस दोनों डेटा को याद रखिएगा, इंच में पूछा जाता है। जिससे क्या किया जाता है, बच्चों को ये याद होता है या एक याद होता है, और जो फर्स्ट में ऑप्शन होता है ना वो उसे टिक मार देते हैं। तो इस बात का आप गलती कभी मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि पूछा जा रहा है कि कैटलॉगिंग कार्ड इन साइज इन सेंटीमीटर, और वो आपके जो सेंटीमीटर और इंच जो होता है ना क्वेश्चंस में ही दे दिए जाते हैं कई बार, और आपको ये डेटा नीचे दिया रहता है, दोनों ऑप्शन में दिया रहता है। तो अगर आपके क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में पूछा गया तो आप 12.5 इंटू 7.5 वाले ऑप्शन चूज करेंगे। अदरवाइज अगर इंचेज में पूछे गए हैं 5 इंटू 3 इंचेज आप चूज करेंगे। अगर वहां पे नीचे देखेंगे तो अगर ये साइन दे दिया गया है इंचेज का, तो फिर आप इजिली पहचान कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है एग्जाम में, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर पे क्लिक करना है। कैटलॉगिंग स्कीम में मैंने बताया ही था कि आपको CCC, AACR, मार्क, ओपेक, ETC। तो मार्क ओपेक जो है ना ये ऑनलाइन है, मतलब कि एक तरह से ये भी कैटलॉग कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है जो कि डिजिटली फॉर्म में है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट है ये कैटलॉगिंग कार्ड बनाने की प्रक्रिया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आप कैटलॉग कार्ड आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं पर्पस ऑफ एंड नीड ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। देखिए ये एक मतलब कि मैंने एग्जांपल आपको दिखाने के लिए लिया है कि ये पूछेगा नहीं कि कैटलॉग कार्ड कैसे दिखता है, तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पब्लिशर यहाँ लिखा हुआ है कि इनका पब्लिशर ये है। फिर इसके बाद यहाँ पे मतलब कि जो भी ISBN नंबर लिखा हुआ है, फिर ये कौन सा लाइब्रेरी का है वो लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका मतलब बुक जो है ये कंप्यूटर का बुक है, HTML and CSS essential for library web design and माइकल P. सोरस। तो ये आपको टाइटल हो गया, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। तो ये सब आपको ऐसे लिखे रहते हैं सब कुछ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है UV, तो मतलब कुछ और आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इंटरनेट से लिया है कैटलॉगिंग कार्ड। ये अमेरिकन लाइब्रेरी, मतलब कि अमेरिकन लाइब्रेरी जो है वहाँ का कैटलॉग कार्ड है ये। तो यही फॉर्मेट होता है एक तरह से, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो इसमें सभी में
फिर क्या होता है कि आप कैटलॉग कार्ड देखेंगे, मतलब कि कैटलॉग कैबिनेट देखेंगे लाइब्रेरी में, बड़े लाइब्रेरी में, तो आपको एक चीज़ दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर पूरे सेक्शन अगर ये टाइटल के अकॉर्डिंग बने हैं, ठीक है, तो उसमें भी अल्फाबेटिकल नंबर होगा। इस ड्रॉ में ए से शुरू होगा, इसमें बी से शुरू होगा, इसमें सी से होगा, इसमें डी से होगा, इसमें ई से होगा, एफ से होगा। अब आप पुस्तक है, आपका टाइटल शुरू हो रहा है बी से, तब बी वाले ड्रॉर खोलेंगे, फिर सी तो सी वाले खोलेंगे, डी है तो डी वाले खोलेंगे, और फिर उसमें भी डी में जाने के बाद आप मतलब कि तुरंत अगर मतलब आपको ढूंढना है तो फिर आप उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ढूंढेंगे। तो ये होता है जल्दी आपको काम करने का। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पर्पस एंड नीड ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग। तो देखिए पर्पस क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी एक हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं ताकि जो भी थ्योरेटिकल पेपर हो उसमें आपका काम आए। देखिए सम ऑफ द बेसिक पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग, पर्पस कह सकते हैं या नीड कह सकते हैं। पहले टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू डिस्क्राइब ऑल आइटम एक्यूरेटली बोथ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एवरी अदर आइटम। मैंने इसका हिंदी लिखना भूल गया है, तो कोई बात नहीं, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने वाली बात है ये, ठीक है, आप बस समझ जाइएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, आपके लाइब्रेरी में जितने भी आइटम है वो फिजिकली हो या इंटेलेक्चुअली कह सकते हैं या डिजिटल फॉर्म में हो, उनको सभी के बारे में एक्यूरेट रूप में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी कैटलॉग जो है ये इसका नीड या पर्पस है। दूसरा है टू प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर लाइब्रेरी मटेरियल, ये लाइब्रेरी में जो भी स्टडी मटेरियल है उनको उनका लोकेशन के बारे में बता देता है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड बुक एंड अदर रीडिंग मटेरियल इन द लाइब्रेरी, मतलब उनका रिकॉर्ड मतलब बता देता है कि मतलब पूरे लाइब्रेरी का क्या मतलब रिकॉर्ड रहता है, एक तरह का लिस्टिंग है, एक तरह का रिकॉर्ड है ये कि क्या कौन कौन सा स्टडी मटेरियल रीडिंग मटेरियल आपके लाइब्रेरी में है या नहीं है, इस चीज़ को ये रिकॉर्ड है एक तरह का, तो ये आपको पूरा बता देता है रिकॉर्ड। एंड टू इंटरप्रेट रीडिंग मटेरियल टू द रीडर बाई मॉनिटरिंग इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बुक। मेंशनिंग, देखिए मेंशन है कि जितने भी इसेंशियल बुक है उसको मेंशन करता है ये, ठीक है। और ऑथर, टाइटल, इम्प्रिंट, कलेक्शन, सीरीज, बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट वगैरह के बारे में ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद टू मेक द रीडिंग मटेरियल अवेलेबल क्विकली, आप इजी वे में आप क्विकली आप अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं इसके थ्रू। कैटलॉग कार्ड आपके पास मतलब मिल जाता है। तो टू पुट ऑर्डर इनटू कलेक्शन एंड सो दैट वॉल्यूम में बी लोकेटेड एंड यूजेज रेफरेंस एंड द कंसल्टेंट्स, मतलब एक तरह से रेफरेंस दे सकते हैं। कोई भी आपका स्टाफ है लाइब्रेरी में, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आपको पहले मैंने बता दिया कि जो भी लाइब्रेरी में स्टाफ है वो आप रेफरेंस दे सकते हैं कि आप देख लीजिए वहाँ से आपका पुस्तक है या नहीं, क्योंकि हो सकता है लाइब्रेरी में सभी टाइम आपके जो स्टाफ है वो ना रहे या कम स्टाफ हो और लाइब्रेरी बड़ी हो, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको कैटलॉग कार्ड काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद देखते हैं ना लाइब्रेरी कैटलॉग में ही देखिए रंगनाथन जी ने कुछ चीज़ों को मतलब कनेक्ट किया है कैटलॉग से, लाइब्रेरी कैटलॉग से, तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं ताकि ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो इस वजह से हम लोग समझना जरूरी है। देखिए रंगनाथन हिज, यहाँ पे हिज लिखिएगा, हिज एनालिसिस objective in the light of the 5 law of library science and stated that the catalog should be designed so as to, तो यानी कि इन्होंने क्या किया है कि मतलब कुछ फोकस किया है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करके कि कैटलॉगिंग को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, और उस चीज़ को बता रहे हैं। पहला इन्होंने कहा है डिस्क्लोज द एवरी रीडर हिज हर डॉक्यूमेंट एंड बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी जो पुस्तक है यानी डॉक्यूमेंट है या बुक है उसके बारे में पता चल जाएगी या बताएगा ये। तीसरा है सिक्योर फॉर एवरी डॉक्यूमेंट बुक इन रीडर, यानी प्रत्येक डॉक्यूमेंट एंड बुक अपने पाठक के लिए सुरक्षित रखें। और तीसरा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर एंड स्टाफ, यानी और आपको पता है कैटलॉगिंग से सभी स्टाफ और रीडर दोनों का टाइम का बचत होगा, तो इस चीज़ को ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप आई थिंक आपको ये चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाउ टू रिलेट कैटलॉग एंड 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से कैसे रिलेट होता है आप इस चीज़ को समझिए। देखिए पहला लॉ कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक, तो मतलब कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक कब मिलेगी, जब वो लाइब्रेरी में जाता है और इजी वे में उसे फाइंड आउट कर सकता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकता है कि पुस्तक है कि नहीं और कहाँ पे है। तो इस वजह से रीडर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पुस्तक है वो मिल जाएगी। अगर रीडर जाता है लाइब्रेरी में लेकिन वो पुस्तक आपके लाइब्रेरी में है लेकिन उसका कैटलॉगिंग कार्ड नहीं बना हुआ है, आप उसके लोकेशन अगर मान लीजिए स्टाफ है तो वो तो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो बता देंगे आपको, लेकिन नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि रीडर ढूंढ नहीं पाएगा पुस्तक को, तो रीडर को पुस्तक नहीं मिला, इसलिए कैटलॉग बना देने से रीडर को पुस्तक मिल गया। तो ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस।
थर्ड है, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। तो प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक तभी मिलेगा जब कैटलॉग कार्ड अगर रहेगा। तो क्या होगा कि मतलब पुस्तक के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी कैटलॉग कैबिनेट में, तो उस केस में रीडर जो है उसको ढूंढ लेगा और आके वो पुस्तक ले लेगा। तो वो यहाँ पे क्या होगा कि पुस्तक को भी रीडर मिल गया। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ रीडर। अगर कैटलॉग कार्ड बनाते हैं तो हम कम समय में हम पुस्तक को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कहाँ पे है और उसे क्विक एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि क्विकली रिट्राइवल कर सकते हैं, उस पुस्तक को पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस केस में सेव द टाइम ऑफ रीडर ये भी आपका जो लॉ है फोर्थ लॉ उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ जो लाइब्रेरी साइंस के हैं ये सभी कैटलॉग लाइब्रेरी कैटलॉग है इन सभी लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो लाइब्रेरी कैटलॉग इज सेटिस्फाई द व्हिच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो आप अब किसे आंसर करेंगे। तो देखिए अगर ये तीनों ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, अगर ये तो आप ऑल ऑफ दीज पे करेक्ट करेंगे। लेकिन ये चारों ऑप्शन है और एक और ऑप्शन कोई आ जाए तो आपको एक जब चूज करने का टाइम आए कि हमें कोई एक ही टाइम मतलब एक ही क्वेश्चन मतलब इसमें से एक ही ऑप्शन को चूज करना हो, तो उस केस में देखिए उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि देखिए टाइम तो बचाता है और रीडर को बुक प्रोवाइड करता है, लेकिन रीडर हमारे लिए मेन हो जाते हैं। तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप जा सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लेकिन आप देखेंगे कि जो भी मतलब कि जो भी टॉपिक होते हैं अगर वो 2-3 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं आपको बोला हूँ कि जो फर्स्ट में आता है उसी को आपको चूज करना है। जैसे फर्स्ट में आ गया सेकेंड लॉ, मतलब 5 लॉ में फर्स्ट में किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फिर थर्ड लॉ, फिर फोर्थ लॉ, तो आपको सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको करेक्ट करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का, वहाँ पे क्लिक करके आप बैच परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमने रखा है बैच ताकि सभी स्टूडेंट उसको पहुँच जाएँ हम लोग। और मैंने आपको बताया था कि जो भी हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं उसमें देखिए मेन एंट्री एडेड एंट्री भी बनाते हैं, तो उस हम लोग बाद में देखेंगे। तो 5 एडेड एंट्री बनाते हैं, एक मेन एंट्री भी बनाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिए और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए या गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप उसमें लॉगिन होकर आप स्टोर में जाने के बाद आप सभी स्टेट के या KVS LGS के लिए मैराथन है और आप वहाँ पे बैच परचेज करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग ये ऐप नहीं देख रहे हैं तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसी तरह आपको समझाया जाता है एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, जो भी हमने देखा कि एक एक पॉइंट को कैसे समझाना है, चाहे एक एक मतलब कि जो भी आपका डिफिनीशन में एक वर्ड आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड जो होता है स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं या उनके लिए एक नया जैसे मेटा डाटा है, ठीक है, कुछ नया वर्ड है तो उनको मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि स्टूडेंट अपने से इजी वे में समझ सकते हैं और समझने के बाद अपना खुद का डिफिनीशन आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने अभी एक बना के आपको दिखाया था कि कैसे आप डिफिनीशन बना सकते हैं कि। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।